नमस्कार, मैं सोनू सर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी कंप्लीट क्रैश कोर्स। इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में हम 12th के सभी चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसमें पिछले वर्षों में आए हुए सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और इस वर्ष आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए जो संभावित प्रश्न है उन सभी पर भी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो हमने लिया है चैप्टर नंबर 10 क्लास 12th में आपके बुक के अकॉर्डिंग ये है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है केचुआ व केचुए का कृषि में महत्व। साथ ही साथ इसका क्या देखेंगे हम, कृषि में महत्व, यानी कि केचुए के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही सही, साथ ही साथ इसका एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में। वैज्ञानिक वर्गीकरण का मतलब क्या है कि केचुए का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है यानी कि उसका सामान्य नाम हम देखने वाले हैं। सामान्य नाम, तो सामान्य नाम जैसा कि हम जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सामान्य नाम इसको हम केचुआ बोलते हैं, केचुआ, या फिर साथ ही इसको क्या बोलते हैं हम, अर्थवर्म बोलते हैं, अर्थवर्म बोलते हैं। ये इसका सामान्य नाम है। अन्य नाम भी इसका है, अन्य नाम के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसको अपन बोलते हैं किसान का मित्र। किसान का मित्र इसे कहा जाता है। किसान का मित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसान को फायदा पहुंचाता है। ठीक है, किसान को इससे लाभ होता है। ये किसान की मिट्टी को जोतने और मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है, इसलिए इसको अन्य नाम के रूप में क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। जंतु वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्टुमा। फेरेटिमा पोस्टुमा। ओके, इसके संघ की अगर हम बात करें तो संघ इसका है एनालिडा। संघ इसका है एनालिडा। एनालिडा संघ का प्राणी है, कृमि है। ठीक है, बाह्य संरचना की अगर हम बात करें तो बाह्य संरचना में ये द्विपार्श्व सममित कृमि है। कैसा कृमि है, द्विपार्श्व सममित, यानी कि इसके शरीर को दो समान भागों में बांटा जा सकता है। तो ऐसा लंबा बेलनाकार शरीर इसका होता है और इसको समान दो भागों में भी हम बांट सकते हैं। द्विपार्श्व सममिति इसमें पाई जाती है जिसको हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। शरीर कैसा होता है, लंबा बेलनाकार होता है। शरीर जैसा कि हम देख सकते हैं लंबा बेलनाकार इसका शरीर होता है। अगले सिरे से नुकीला होता है, यानी कि ये आगे से नुकीला होता है, और पिछले सिरे से थोड़ा गोल होता है, तो ये पीछे से थोड़ा गोल होता है। यानी कि इसका जो माउथ वाला है पार्ट, यानी कि अगला सिरा है ये तो नुकीला है, आपके अगला सिरा इसका नुकीला होता है, और पीछे वाला जो सिरा होता है गुदा वाला भाग, ये कैसा होता है आपका, गोल होता है। तो इसका जो है एनस या गुदा वाला भाग होगा वो गोल होगा, आगे वाला भाग इसका नुकीला होता है। आगे देखते हैं, वर्षा ऋतु में ये दिखाई देते हैं हमें, यानी कि बरसात के दिनों में केचुए हमें दिखाई देते हैं। रंग इनका ताम्रवर्ण होता है, यानी कि इसको हम रेडिश ब्राउन बोलते हैं। रेडिश ब्राउन कलर के ये हमें दिखाई देते हैं। केचुओं का जो रंग होगा वो कैसा होगा, ताम्रवर्ण होगा। गीली मिट्टी में रेंगते हुए यानी कि चलते हुए हमें दिखाई देते हैं, चलते हुए, तो इनके जो चलने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं रेंगना। ठीक है, तो ये बरसात ऋतु में हमें रेंगते हुए दिखाई देते हैं। गीली मिट्टी में जैसे बरसात आती है तो उसके बाद में बरसात खत्म होने के बाद गीली मिट्टी में ये निकलते हुए दिखाई देते हैं। शरीर की लंबाई की बात करें तो इनका शरीर जो है 150 mm लंबा होता है। 150 mm मतलब 15 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर। अगर व्यास की बात करें या मोटाई या चौड़ाई की बात करें तो 3 से 5 mm इनका जो है शरीर का चौड़ाई होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। केचुए का जो शरीर होता है वो खंडों से मिलकर बना होता है, यानी कि इसका शरीर कैसा होगा, खंडी भवन वाला होता है। पूरा जो शरीर होगा केचुए का वो 100 से 120 खंडों से मिलकर बना होगा, यानी कि पूरा जो है आपके 100 से 120 खंडों में इसका शरीर बटा हुआ होता है। केचुए में प्रत्येक शरीर का जो है प्रत्येक खंड अलग अलग भागों को बनाता है, यानी कि इसमें लेकिन सिर का अभाव होता है। किसका अभाव होगा, सिर इसमें नहीं पाया जाता है, सिर का इसमें अभाव होता है। शरीर 100 से 120 खंडों में बटा होगा और उसमें भी सिर अनुपस्थित होगा, सिर इसमें नहीं पाया जाता है। केचुए के शरीर में जो 100 से 120 खंड होंगे, यानी कि कितने भी हो सकते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो पहला जो खंड होगा, शरीर का जो पहला खंड होगा, उस पहले खंड को हम देखें तो वो कैसा होता है, अर्धचंद्राकार, और इसी पहले खंड को हम कहते हैं मुख। क्या होता है, मुख। तो मुख कैसा होगा इसका, अर्धचंद्राकार मुख होगा इसका। इसके सामने एक मांसल प्रवर्ध होता है, यानी कि ये जो पहला खंड है ये मुख कहलाता है, इसको अपन माउथ बोलते हैं, यानी कि ये मुख होगा इसका, और मुख वाले भाग के ऊपर ये मांसल प्रवर्ध पाया जाता है। इस मांसल प्रवर्ध को हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम, इसको हम कहते हैं प्रोस्टोमियम। ये मांसल प्रवर्ध कहलाता है प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम एक फननुमा संरचना होती है, इसको अपन बोलते हैं फननुमा संरचना। तो ये फननुमा संरचना है जो कि मांसल प्रवर्ध से मिलकर के बनी हुई है, यानी कि ये मांसल होती है, छज्जे की तरह होती है, मुख के ऊपर होगी। पहला खंड जिसे हम मुख कहते हैं, ये मुख जो होगा एक परितुंड से ढका हुआ रहता है, चारों तरफ किससे घिरा हुआ होगा, परितुंड से। तो पहला खंड जो होगा उसको पेरिस्टोमियम कहेंगे। क्या बोलेंगे, पेरिस्टोमियम कहते हैं। तो पहले वाले खंड को पेरिस्टोमियम कहते हैं, जिसमें मुख होता है, इसके आगे एक मांसल प्रवर्ध होता है, उस मांसल प्रवर्ध जो लटका हुआ रहेगा उसे हम कहेंगे प्रोस्टोमियम, इसको हम कहते हैं प्रोस्टोमियम। ओके, आगे देखते हैं हम।
ओके देखो, केचुए के अगर शरीर की बात करें बाह्य संरचना में, तो बाह्य संरचना में हमने कहा कि पहले वाले खंड को हम कहते हैं मुख। पहले वाले खंड को हम क्या कहेंगे? मुख कहेंगे। पहला खंड क्या कहलाता है? पहला या प्रथम खंड क्या कहलाता है? मुख। प्रथम खंड को हम कहते हैं मुख। 100 से 120 खंडों में पहला खंड क्या कहलाएगा? मुख कहलाएगा। ओके, पहले वाले खंड को हम क्या कहेंगे? मुख कहेंगे, प्रथम खंड को। इसके अलावा जो अंतिम खंड होगा, अंतिम खंड को हम क्या कहेंगे? गुदा कहेंगे। अंतिम खंड क्या होगा? गुदा। पहले वाले खंड को हम मुख कहते हैं, अंतिम खंड क्या होगा? गुदा होगा। अब बात करें अगर शरीर में, तो शरीर में जो है 14, 15 और 16 तीन खंड, 14, 15, 16, 14वां खंड होगा, 15वां खंड होगा और 16, ये तीन खंडों का एक समूह होता है। और तीनों खंड मिलकर के 14, 15, 16 ये तीनों खंड मिलकर के एक संरचना बनाते हैं। मोटी पट्टी के रूप में वो दिखाई देती है, यानी कि पूरे शरीर में स्पष्ट ये दिखाई देती है, ये एक मोटी पट्टी के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? मोटी पट्टी के रूप में होगा। इसे ही हम क्लाइटेलम बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे क्लाइटेलम बोलते हैं। क्लाइटेलम ये होता है। केचुए के शरीर में ये बाहरी संरचना होती है, मोटी पट्टी के रूप में होती है, तो इसे हम क्लाइटेलम बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में इसे प्रयाणिका बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रयाणिका। क्या कहेंगे इसको? इसका दूसरा नाम है प्रयाणिका। अंग्रेजी में इसे हम क्लाइटेलम बोलते हैं। ये केचुए के शरीर में तीन खंडों से मिलकर के बनी होगी, 14, 15, 16 ये तीन खंड मिलकर के प्रयाणिका को बनाते हैं। ये जो क्लाइटेलम होता है, इसकी दीवार पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसकी दीवार पर जो कुछ ग्रंथियां पाई जाएगी, उन ग्रंथियों में कुछ रस उत्पन्न होते हैं, और वो जो रस पैदा करेंगे वही क्या बनाएंगे? कोकून बनाते हैं। उस रस से क्या बनते हैं? कोकून। इसलिए ऐसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि कोकून का निर्माण किससे होता है? तो कोकून का निर्माण होगा क्लाइटेलम से स्त्रावित होने वाले रस से, और ये रस स्त्रावित होता है इसकी दीवार या भित्ति में पाई जाने वाली ग्रंथियों से। ठीक है, ये हमें कोकून क्या काम करता है? तो कोकून अंडों की रक्षा करने का काम करता है। कोकून किस में काम करेगा? अंडों की रक्षा करने का काम करेगा, यानी कि कोकून के अंदर अंडे होते हैं। अंडे किसके अंदर होंगे? कोकून के अंदर होंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। तो आपके क्लाइटेलम की जो ग्रंथियां होगी वो अंडों की सुरक्षा करेगी, और साथ ही साथ जो है आपके कोकून बनाती है, और इसी कोकून में ये अंडे सुरक्षित रहते हैं। अब हम देखते हैं केचुए में बाह्य संरचना में एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम स्पर्मथिका या शुक्रधानी रंध्र। शुक्रधानी रंध्र ये क्या होता है? ये जो है आपके अलग अलग खंडों में स्थित होते हैं। ठीक है, ये आपके होंगे 5 से लेकर 9 खंडों के मध्य, 5 से 9 खंडों के मध्य, तो 5 से 9 खंडों में पाए जाते हैं। बट ये क्या होता है? 2-2 खंडों के मध्य खंडों के बीच में पाए जाते हैं। जैसे 5 और 6 खंड है तो इनके बीच में पाया जाएगा, जैसे कि 6 और 7वां खंड है तो इनके मध्य में पाया जाएगा, जैसे 7 और 8वां खंड है तो इनके मध्य में पाया जाएगा, और 8 और 9 खंडों के मध्य में, यानी कि अंतःखंडीय रंध्र होते हैं। कुछ अंतःखंडीय रंध्र पाए जाएंगे, जैसे कि पहला खंड यहाँ पर होगा, दूसरा ये वाला होगा, तीसरा ये और चौथा ये 4 जोड़ी होंगे। कितने होंगे? 4 जोड़ी। ये छोटे छोटे छेद के रूप में होते हैं, तो ये छेदों के रूप में होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम शुक्रधानी रंध्र। इनको बोला जाता है शुक्रधानी रंध्र। ये सभी किस में काम आते हैं? तो ये जनन या मैथुन के समय शुक्राणुओं को भरने में या शुक्राणुओं को संग्रहित करने में काम आते हैं। केचुए में ये बाह्य संरचना में पाए जाते हैं, और 5 से 9 खंड, 5वें से लेकर 9वें खंड के मध्य स्थित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम 14वें खंड। बात करते हैं हम 14वें खंड। 14वें खंड में क्या होता है? मादा जनन छिद्र होता है। इसके 14वें खंड में क्या पाया जाएगा? मादा जनन छिद्र पाया जाएगा। 18वें खंड में क्या होता है? नर जनन छिद्र होता है। 18वें खंड में क्या पाया जाएगा? नर जनन छिद्र। अब देखो, मादा जनन छिद्र, नर जनन छिद्र दोनों एक ही में है। इसका मतलब केचुआ कैसा होता है? उभयलिंगी होता है। इसको उभयलिंगी कहेंगे, या दोनों लिंग एक ही में उपस्थित है तो इसे द्विलिंगी कहेंगे। द्विलिंगी होता है। केचुआ होगा आपके उभयलिंगी या द्विलिंगी, यानी कि नर और मादा एक ही में उपस्थित है, दोनों एक ही में उपस्थित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? द्विलिंगी या उभयलिंगी बोलेंगे। देखो, शरीर का प्रथम खंड है, अंतिम खंड है और क्लाइटेलम, यानी कि हम कह सकते हैं पहला खंड हो गया आपका, अंतिम खंड हो गया, यानी कि जो भी आपका अंतिम खंड है वो वाला हो गया अंतिम खंड। 2 खंड ये आपके हो गए। इसके साथ साथ 14वां, 15वां और 16वां 3 खंड ये हो गए। ये सभी जो होते हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी खंडों पर एस आकार के सूक या सीटी पाए जाते हैं। सूक या सीटी क्या होते हैं? तो सूक या सीटी ऐसे एस आकार की संरचनाएं होती है। एस आकार की संरचनाओं को हम सूक या सीटी कहते हैं। यही सूक या सीटी किस में काम करते हैं? तो ये केचुए के गति गमन में काम करते हैं, गति या गमन में, यानी कि इसकी गति और गमन किससे होता है? सूक या सीटी से होता है। ये इसके चलने के लिए है, ये सी संरचनाएं पाई जाती है, ये चलने के लिए है। कहाँ अनुपस्थित होगी? तो सूक या सीटीज अनुपस्थित होती है, इनको सीटीज बोलते हैं या सूक बोलते हैं। तो सूक या सीटी कहाँ अनुपस्थित होती है? तो 3 जगहों को छोड़कर ये बाकी पूरे शरीर पर पाई जाती
जाती है और 3 जगहों पर ये अनुपस्थित होती है। पहला खंड होगा, अंतिम खंड होगा, यानी कि आपके मुख, गुदा और क्लाइटेलम को छोड़कर। तो कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है? तो मुख वाले भाग पर नहीं पाई जाएगी सिटीज, इसके अलावा आपके गुदा वाले भाग पर नहीं पाई जाएगी, इसके अलावा आपके क्लाइटेलम प्रयाणिका वाले भाग पर नहीं पाई जाएगी। क्लाइटेलम पर भी सूक या सिटीज नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं शरीर के कौन कौन से खंडों में नहीं पाई जाएगी। एक बार फिर से, प्रथम, अंतिम और क्लाइटेलम वाले खंडों में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, इन खंडों के मध्य में स्थित होती है और उपकला घर ये इस प्रकार से, ये क्या होगी, उपकला में धसी हुई रहती है। तो ये उपकला में इस प्रकार से धसी हुई रहेगी और ये सभी खंडों में पाई जाएगी, 3 खंडों को छोड़कर। सूक क्या होते हैं? छोटे बाल समान संरचनाएं होती है, यानी कि इनको हम देख सकते हैं ऐसे बाल समान संरचनाएं होती है, छोटे छोटे बालों के समान संरचनाएं होती है, प्रत्येक खंडों में उपस्थित होगी, कुछ खंडों को छोड़कर, गुदा, मुख और क्लाइटेलम को छोड़कर। ठीक है, देखो छोटे बाल समान संरचनाएं होती है। अब इसके अलावा देखते हैं हम जनन अंकुरक। जनन अंकुरक को बोलते हैं जेनिटियल पेपिली। ये क्या होता है? जनन पेपिली इनको बोल देते हैं। ये क्या होती है? 2 जोड़ी होती है। केचुए में जनन पेपिली पाई जाएगी, 2 जोड़ी होती है और ये क्या होती है? उभार के रूप में होती है, जिनमें एक जोड़ी जनन पेपिली तो आपके 17वें खंड में पाई जाएगी और दूसरे जोड़ी जनन पेपिली आपके 19वें खंड में पाई जाएगी। यानी कि अगर हम जनन तंत्र की बात करें तो 14वें खंड में आपके मादा जनन तंत्र होगा, 18वें खंड में आपके नर जनन तंत्र होगा। ठीक है, नर जनन छिद्र के रूप में जनन तंत्र होगा, मादा जनन छिद्र के रूप में मादा जनन तंत्र होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें किसकी, जनन पेपिली की, तो आपके ये 2 जोड़ी होती है, एक 17वें खंड में होती है, एक 19वें खंड में होती है। 17 और 19वें खंड में आपके जनन पेपिली पाई जाती है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देंगे। 14वें खंड में आपके मादा जनन छिद्र, 18वें खंड में आपके नर जनन छिद्र, 17वें खंड में आपके जनन पेपिली एक जोड़ी और 19वें खंड में एक जोड़ी पाई जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। सबसे पहला तंत्र है हमारे श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में हम समझेंगे। केचुए का श्वसन तंत्र। केचुए का जो श्वसन तंत्र होता है वो पाया ही नहीं जाता है। केचुए में श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है, केचुए में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो फिर केचुए श्वसन किससे करते हैं? तो केचुआ श्वसन करता है नम त्वचा से। नमी वाली त्वचा होती है, त्वचा से ही केचुए श्वसन करते हैं। श्वसन की क्रिया नम त्वचा से होती है और इसी त्वचा से क्या करेगा, ये देह गुहा द्रव में ऑक्सीजन को क्या कर देता है? घोल करके रक्त और रक्त से कोशिकाओं तक इसको पहुंचा देता है। ठीक है, श्वसन तंत्र के लिए स्पेशली कोई श्वसन तंत्र नहीं होगा, त्वचा से ही शोषण करेगा। त्वचा से ये ऑक्सीजन देह गुहा द्रव में चली जाएगी, देह गुहा द्रव से रक्त में और रक्त से कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से CO2 भी क्या होगा, जो है आपके कोशिकाओं से रक्त में आएगी, रक्त से देह गुहा द्रव और देह गुहा द्रव से त्वचा के माध्यम से बाहर निकाल दी जाएगी, यानी कि इसको बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा में घुल करके ही ऑक्सीजन जाता है और रक्त प्लाज्मा से घुल करके ही ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। रक्त जो होता है, रक्त प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, RBC अनुपस्थित होगी लेकिन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? ऑक्सीजन को आइए समझते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। आंतरिक संरचना में सबसे पहला जो तंत्र है हमारे वो है श्वसन तंत्र। केचुए में श्वसन तंत्र अनुपस्थित होगा, केचुए में कोई श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। श्वसन की जो क्रिया होगी आपके नम त्वचा से होगी, नम त्वचा से ही केचुआ श्वसन करता है। अब श्वसन में जो ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन को लिया जाएगा त्वचा से और त्वचा ही इस ऑक्सीजन को देह गुहा द्रव में छोड़ देती है। देह गुहा द्रव में ये ऑक्सीजन घुल करके रक्त तक पहुंचती है, रक्त इसे कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिकाएं क्या करती हैं? कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करती है और CO2 को रक्त में मिला देती है। CO2 को रक्त में मिलाने के बाद रक्त प्लाज्मा में घुल करके देह गुहा द्रव द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा, रुधिर जो होता है वो प्लाज्मा में घुली हुई ऑक्सीजन घुली हुई अवस्था में होगा। तो रक्त की जो प्लाज्मा में घुली होती है, तो रुधिर की प्लाज्मा में घुली हुई जो हीमोग्लोबिन होगी, तो वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से शरीर को क्या करती है? विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाती है। आइए समझते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। आंतरिक संरचना में सबसे पहला जो तंत्र है हमारे वो है श्वसन तंत्र। आंतरिक संरचना में हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में।
आइए समझते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, आंतरिक संरचना में सबसे पहला जो तंत्र है हमारे वो है श्वसन तंत्र। केंचुए में अगर हम श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। केंचुए में किसी भी प्रकार का श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो फिर श्वसन की क्रिया किससे होती है? तो श्वसन की क्रिया होती है नमी वाली त्वचा से। तो नम त्वचा से केंचुआ शोषण करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि त्वचा से ही शोषण होता है। ऑक्सीजन को कहाँ लिया जाएगा? त्वचा से देह गुहा द्रव में लिया जाएगा। त्वचा से ऑक्सीजन देह गुहा द्रव में लिया जाता है और यहीं से रक्त की सहायता से इसको कोशिकाओं तक भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से क्या होगा, CO2 को भी रक्त में प्लाज्मा में घोल दिया जाता है और वहीं से शरीर के बाहर इसे त्याग दिया जाता है। तो शरीर के बाहर त्यागने के लिए रक्त प्लाज्मा है और इसी रक्त प्लाज्मा में ऑक्सीजन जो त्वचा से देह गुहा द्रव द्वारा ली गई थी तो उसको लिया जाता है। तो फिर परिवहन का काम कौन करता है? तो रुधिर में जो प्लाज्मा होती है और उस प्लाज्मा में जो घुलनशील अवस्था में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन इसमें वाहक के रूप में काम करता है। हीमोग्लोबिन जो है कोशिकाओं या ऊतकों तक ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंचुए में दूसरा जो आंतरिक संरचना में तंत्र पाया जाता है उसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ये रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। देखो कौन से प्रकार का पाया जाएगा? तो बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि रक्त जो होगा वो भित्ति युक्त नलिकाओं में बहता है, यानी कि वेन्स वगैरह में बहेगा। ठीक है, तो रक्त जो बहेगा वो आपके भित्ति युक्त नलिकाओं में बहता है, इसलिए उसको बंद प्रकार का कहते हैं। क्या बोलेंगे अपन? बंद प्रकार का। इसका जो रक्त होगा उसमें आरबीसी अनुपस्थित होगी। आरबीसी जो होगी आपके एब्सेंट होगी, आरबीसी इसमें नहीं पाई जाती है। लेकिन जो है हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन किसमें घुला हुआ रहता है? तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ रहेगा और इसी के कारण जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। तो इसके रक्त का रंग लाल जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हाँ, आपसे पूछ लिया जाए कि केंचुए का रंग किसके कारण? तो केंचुए का रंग भूरा लाल भूरा होता है, तो वो पोरफायरिन के कारण होता है। पोरफायरिन के कारण होता है। तो केंचुए का रंग जो होगा वो तो पोरफायरिन के कारण होता है, लेकिन केंचुए के जो रक्त का रंग होता है वो आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। 4 जोड़ी हृदय होगा, लेकिन वो हृदय होता है नलिकाकार। कितने जोड़ी होगा? 4 जोड़ी हृदय होगा। 1 जोड़ी होगा, 2 जोड़ी होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो ये 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। केंचुए के रक्त परिसंचरण तंत्र में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है। हृदय कैसे होता है? नलिकाकार होता है, साथ ही साथ पेशीय होता है, स्पंदनशील होता है, यानी कि धड़कने वाला होता है, संकुचन में इसमें हो सकता है। कपाट युक्त होता है, यानी कि इसमें भी क्या पाए जाएंगे? वाल्व या कपाट पाए जाएंगे। कहाँ पाया जाता है? तो 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में पाया जाता है। तो 7वें खंड में पाया जाएगा, 9वें खंड में पाया जाएगा, 12 और 13वें खंड में पाया जाएगा। कितने जोड़ी होगा? 4 जोड़ी होगा। कैसा होता है? नलिकाकार होता है। हृदय कैसा होता है? नलिकाकार होता है। इस प्रकार से नलिकाकार हृदय पाया जाता है। 4 जोड़ी है हृदय होगा। ओके, ये होता है केंचुए का परिसंचरण तंत्र। अगला हम देखते हैं तीसरा जो है आंतरिक संरचना में, उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। तीसरा कौन सा तंत्र आ गया आपके? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन के लिए जो तंत्र होता है उसको हम बोलते हैं नेफ्रेडियल तंत्र। केंचुए में जो उत्सर्जन की क्रिया होगी वो कौन से तंत्र के द्वारा होती है? नेफ्रेडियल तंत्र के द्वारा होती है। ये प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में पाया जाता है, यानी कि जो आपके नेफ्रेडिया होगा, नेफ्रेडिया जो तंत्र होगा या नेफ्रेडियल तंत्र होगा, तो प्रथम 3 खंडों को छोड़कर, इन 3 खंडों में नहीं होगा, बाकी पूरे शरीर में नेफ्रेडिया आपके पाया जाता है। तो उत्सर्जन के लिए जो अंग है, नेफ्रेडियल जो तंत्र है, वो आपके पहले 3 खंडों में नहीं पाया जाता, बाकी सभी भागों में क्या होगा? नेफ्रेडिया पाया जाता है। शेष सभी भागों में क्या होगा? आपके नेफ्रेडियल तंत्र होता है। नेफ्रेडिया उत्सर्जन करने वाले सूक्ष्म नलिकाओं का समूह होता है, यानी कि ये पूरे शरीर में सूक्ष्म नलिकाओं के समूह के रूप में पाया जाएगा। ऐसे सूक्ष्म नलिकाओं के समूह के रूप में ये पाया जाता है। पूरे शरीर में ये उपस्थित होता है। नेफ्रेडिया का जंगल आपके क्लाइटेलम वाले भाग को अपन बोलते हैं। तो क्लाइटेलम वाले भाग में ये ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा? इसका नेफ्रेडिया का जंगल कहलाता है ना। ठीक है, यहाँ पर थोड़े ज्यादा पाए जाते हैं। पहले 3 खंडों में नहीं पाए जाएंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंडों में ये नहीं पाए जाएंगे, बाकी पूरे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेफ्रेडिया उत्सर्जन का काम करेगा। इसके अलावा यह क्या होता है? सूक्ष्म नलिकाओं के रूप में होता है। इसमें सीधी पालियां पाई जाती है और कुंडलित पालियां भी होती है। तो 2 प्रकार की इसमें पालियां होती है, सीधी पालियां होगी और कुंडलित पालियां आपके होगी। ओके, आगे देखते हैं। आपके जो है कार्य करने के आधार पर नेफ्रेडिया 2 प्रकार का होता है, यानी कि कार्य करने के आधार पर आपके उत्सर्जन तंत्र को हम क्या बोलेंगे? 2 प्रकार का। कितने वर्गों में बांटा गया है इसको? 2 प्रकार का। एक होता है जिसको बोलते हैं हम अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब होता है जो अंदर खुलने वाला होता है। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का मतलब होता है जो बाहर खुलने वाला होता है। ठीक है, यानी कि जो उत्सर्जित पदार्थों को अंदर छोड़ेगा वो अंतर्मुखी है, जो शरीर के बाहर छोड़ेगा वो बहिर्मुखी है। तो 2 प्रकार का इसमें नेफ्रेडिया पाया जाता है। एक होता है जिसको हम बहिर्मुखी नेफ्रेडिया कहेंगे, एक को हम कहेंगे आंतर्मुखी नेफ्रेडिया। देखो, बहिर्मुखी नेफ्रेडिया किसे कहा जाता है? जो सीधा शरीर के बाहर खुलता है, यानी कि उत्सर्जित पदार्थों को सीधा शरीर के बाहर लाता है, उसे हम कहेंगे बहिर्मुखी नेफ्रेडिया। आंतर्मुखी नेफ्रेडिया किसे कहेंगे? जो
शरीर के आहार नाल में उत्सर्जित पदार्थों को छोड़ता है, यानी कि जो खुलेगा भी किधर, शरीर के अंदर आहार नाल में खुलेगा। तो आहार नाल में आंत्र में खुलने वाला आंत्रमुखी हो गया, जो शरीर के बाहर खुलेगा वो बहिर्मुखी हो गया। आहार नाल में उत्सर्जित होने वाले पदार्थों में उपस्थित जल की मात्रा का अवशोषण होने से केंचुए अपने शरीर में जल की नमी को बनाए रखते हैं। यानी कि देखो, केंचुए के शरीर में जो जल की नमी बनी रहती है वो किससे बनी रहती है, जो भी उत्सर्जित पदार्थ होंगे तो उन पदार्थों के जल अवशोषण से, जल की जो मात्रा का अवशोषण किया जाता है उसी से इसके शरीर में नमी बनी रहती है। यानी कि उत्सर्जित पदार्थों का जल अवशोषण होगा, उसी जल अवशोषण से इसके शरीर में नमी बनी रहती है। अब हम देखते हैं केंचुए में अगला जो तंत्र है आंतरिक संरचना में, वो है तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र हो गया आपके, 3 तंत्र हमने पढ़ लिए हैं। पहला तंत्र आपके श्वसन तंत्र, कौन सा तंत्र, श्वसन तंत्र। एक आपके हो गया जो है परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। तीसरा आपके हो गया उत्सर्जन तंत्र। अब चौथा हम पढ़ने वाले हैं, या चौथा जो हम समझेंगे वो तंत्रिका तंत्र के बारे में, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, केंचुए का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सुविकसित होता है और खंडित तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि 3 खंडों से मिलकर के बना होता है। यानी कि इसके 3 भाग होंगे। कितने भाग होंगे, 3 भाग। पहले वाले को हम बोलते हैं केंद्रीय, दूसरे वाले को बोलते हैं परिधीय और तीसरे वाले को बोलते हैं अनुकंपी। कितने भाग होंगे, 3 प्रकार का। तो पहले वाला केंद्रीय होगा, पहला वाला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा, दूसरा वाला जिसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, और तीसरा वाला जिसको अपन बोलेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तीसरा वाला जो होता है आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है। पहला देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। तो पहला जो होगा इसका भाग, तंत्रिका तंत्र का पहला भाग जिसको अपन क्या बोलेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एक अग्र तंत्रिका वलय होती है, यानी कि वलय जिसको हम ऐसे वलय पाई जाएगी जो नर्वस सिस्टम में होती है। एक अधर तंत्रिका पाई जाती है, और क्या पाई जाती है, एक अधर तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। तो तंत्रिका वलय होगी, तंत्रिका वलय होगी, एक तंत्रिका रज्जु होगी। इस प्रकार से यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, तो देखो तंत्रिका वलय और अधर तंत्रिका रज्जु से निकलने वाली जो छोटी छोटी तंत्रिकाएं होती है, ये वाली क्या बनाएगी आपके, इनसे निकलने वाली क्या बनाएगी आपके, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। तो वलय और जो रज्जु होता है, ये रज्जु आपके और ये वलय आपके। तो वलय और रज्जु से निकलने वाली जो छोटी छोटी तंत्रिकाएं होती है उनको परिधीय तंत्रिकाएं कहते हैं, और ये परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। ठीक है, देखो ये जो तंत्रिकाएं होती है ये सभी परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाएगी। ये तंत्र से परिमस्तिष्क गुच्छिका के पार्श्व में 8 से 10 जोड़ी संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ये तंत्रिकाएं निकली होती है, तो ये आपके 8 से 10 जोड़ी निकली होती है, और ये जो है आपके निकल करके देह भित्ति तक चली जाएगी, प्रोस्टोमियम तक चली जाएगी, मुख गुहा तक चली जाएगी, ग्रसनी तक चली जाएगी, यानी कि शरीर के भागों तक फैल जाती है। ठीक है, तंत्रिकाओं में संवेदी और प्रेरक 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। जो तंत्रिकाएं होगी परिधीय तंत्रिकाएं, तो उसमें जो तंतु होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। एक होंगे आपके कौन से, संवेदी जो संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले, और दूसरे होंगे प्रेरक। कौन से होंगे, प्रेरक होंगे। 2 प्रकार के इसमें तंतु आपके पाए जाते हैं, तंत्रिका तंतु आपके पाए जाते हैं। तीसरा जो तंत्रिका तंत्र का भाग है उसे अपन बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह तंत्रिका तंत्र जो है जालिका के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, जालिका के रूप में, और जालिका के रूप में ये केंचुए में पाया जाता है, और मांसपेशियों या अंदर की आहार नाल तक फैला हुआ रहता है। देखो आपके कौन सा, पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कि आपके वलय से बनेगा और साथ ही साथ अधर तंत्रिका रज्जु से मिलकर बना होगा। इनसे निकलने वाली 8 से 10 जोड़ी तंत्रिकाएं क्या कहलाएगी, परिधीय तंत्रिकाएं कहलाएगी। इनसे जो है 2 प्रकार की तंत्रिकाएं इनमें पाई जाती है, संवेदी व प्रेरक। इसके अलावा आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जालिका के रूप में पाया जाता है, और आहार नाल तक ये फैला होता है, या मांसपेशियों में अंदर की ओर फैला हुआ रहता है। आइए देखते हैं आगे। ये आपके क्या हो गया, ये आपका हो गया तंत्रिका तंत्र। अगला हमारा जो तंत्र है वो है जनन तंत्र। केंचुए में जनन तंत्र, यानी कि जनन तंत्र के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, केंचुए में जनन तंत्र को समझने से पहले हमने थोड़ा सा जो बाह्य संरचना के बारे में देखा था वो मैं आपको याद दिला देता हूं। 14वें खंड में आपके क्या पाया जाएगा, मादा जनन छिद्र। 14वें खंड में पाया जाता है मादा जनन छिद्र, तो मादा जनन छिद्र आपके 14वें खंड में पाया जाता है। 18वें खंड में क्या पाया जाता है, तो 18वें खंड में आपके नर जनन छिद्र पाया जाएगा। कौन सा छिद्र पाया जाएगा, नर जनन छिद्र। इसके अलावा आपके 17वां खंड होता है, 19वां खंड, तो इनमें एक एक जोड़ी क्या पाई जाती है, जनन पेपिली। इनमें पाया जाएगा जनन पेपिली, जो कि जनन सहायक अंग के रूप में होता है। ठीक है, ये जनन पेपिली होता है, जनन पेपिली। जनन पेपिली उभार के रूप में होती है, यानी कि आपके क्या होगी, उभार के रूप में संरचनाएं होती है, जिनको हम जनन पेपिली कहते हैं। अब समझते हैं केंचुआ कैसा होता है, द्विलिंगी, यानी कि नर मादा दोनों एक ही में होंगे, तो दोनों एक ही में पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी बोलते हैं। कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन करता है, यानी कि केंचुए कौन सा जनन करेंगे, लैंगिक जनन करेंगे, क्योंकि केंचुए में क्या पाए जाते हैं, पुंपूर्वता। पुंपूर्वता किसे कहते हैं,
जिसमें पुरुष पहले परिपक्व हो जाता है, यानी कि नर जननांग पहले परिपक्व हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था केंचुए में पाई जाती है, केंचुए में पाई जाती है। तो जनन कौन सा करेगा, किस प्रकार से जनन करेगा, लैंगिक जनन ये करता है, यानी कि जो जनन की विधि है वो लैंगिक जनन है। ठीक है, अर्थात क्या होता है, नर जननांगों का विकास क्या होगा, मादा जननांगों से पहले हो जाता है। इस अवस्था को अपन क्या बोलेंगे, पुंपूर्वता बोलेंगे। ओके, इसको प्रोटेंडेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेंडेरस। तो प्रोटेंडेरस का मतलब क्या है, पुंपूर्वता है। पुंपूर्वता क्या होता है, नर जननांग मादा जननांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं या फिर क्या होंगे, विकसित हो जाएंगे। ठीक है, देखो नर जननांग कौन कौन से होंगे, तो इसमें वृषण होगा, वृषण कोष आपके होता है, शुक्राशय इसमें होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें होगा, सहायक ग्रंथियां भी होती है, कुछ सहायक ग्रंथियां होगी। कौन कौन सी चीजें पाई जाएगी इसमें, आपके वृषण होगा, वृषण कोष होगा, इसके अलावा शुक्राशय होगा, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड होगा और सहायक ग्रंथियां होगी। ठीक है, ये सब क्या होंगे आपके, जैसे कि ये शुक्राशय वृषण होंगे, तो वृषण वगैरह ये सब क्या होंगे आपके नर जनन तंत्र के भाग होंगे। इनको अपन बोलेंगे नर जननांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नर जननांग। ओके, आगे देखते हैं। ओके, देखो नर जननांग देख लिया हमने। आगे देखते हैं हम मादा जननांग। मादा जननांग में क्या होता है, अंडाशय होता है, अंडकीप होता है, अंडवाहिनियां पाई जाती है और मादा जनन छिद्र होता है। साथ ही साथ शुक्रग्राहिकाएं होती है, जिनको स्पर्म थीका कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको, शुक्रग्राहिकाओं को स्पर्म थीका बोला जाता है। ठीक है, केंचुए में मैथुन की क्रिया, देखो जनन के लिए जो क्रिया होती है उसको कहते हैं मैथुन। जो लैंगिक जनन करेंगे तो उसके लिए जो क्रिया होगी उसको कहते हैं मैथुन की क्रिया। भूमि के अंदर होती है, कहां पर करते हैं ये, भूमि के अंदर या हल्की नमी वाली मिट्टियों में करते हैं। वर्षा ऋतु में करते हैं, नम और शांत रात के समय करते हैं जब नमी होती है और शांत रातें होती है। तो वर्षा ऋतु में नमी वाली रातें होती है और बिल्कुल शांत रातों के समय करते हैं, यानी कि मध्य रात्रि में ये क्या करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं। केंचुए में मैथुन की क्रिया लगभग 1 घंटे की होती है, यानी कि कितना समय होता है, 1 घंटा इसका समय होता है मैथुन की क्रिया का। मैथुन की क्रिया किस प्रकार से की जाती है, तो 2 केंचुए होंगे जो अधर सतह से इस प्रकार से मिलते हैं कि उनके सिरे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि एक का सिर इधर होगा दूसरे का विपरीत होगा। तो 2 केंचुए आपस में मिलकर के, यानी कि जनन पेपिली से ये जुड़ते हैं, जनन पेपिली से जुड़ेंगे और एक दूसरे के विपरीत क्या होंगे, इनके सिर होंगे। ठीक है, जिधर एक केंचुए का सिर होगा दूसरे का उधर गुदा होगा, जिधर एक का गुदा होगा उधर दूसरे का सिर होगा। तो इस प्रकार से ये विपरीत दिशा में जुड़ करके और क्या करते हैं, जनन करते हैं। जनन के समय मैथुन क्रिया करते हैं और यही क्रिया जो है आपके लगभग 1 घंटे होती है। ठीक है, जनन के लिए जो मैथुन क्रिया करेंगे केंचुए वो लगभग 1 घंटा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला तंत्र है हमारे पाचन तंत्र, जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट। ऐसा प्रश्न पहले आया भी हुआ है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न पहले पूछा भी गया है। ठीक है, अब देखते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र जो है केंचुए के पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। पाचन तंत्र क्या होगा, केंचुए के पूरे शरीर में फैला होगा। ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो ये पूछा जाता है आपसे, इसमें भाग डायग्राम बनवा करके इसके अंगों या भागों के नाम पूछे जाते हैं। कोई भी 4 अंगों या भागों के नाम आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पाचन तंत्र को देखते हैं। केंचुए का जो पाचन तंत्र होगा वो पूरे शरीर की लंबाई तक फैला हुआ रहता है। ये मुख से शुरू होता है, यानी कि पहला भाग इसका मुख होगा, अंतिम भाग इसका गुदा होगा। तो मुख से शुरू होता है और अंतिम भाग गुदा तक चलता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला भाग अगर हम देखें तो मुख है। सबसे पहला भाग क्या होगा इसका, मुख पहले खंड में पाया जाएगा। मुख कौन से खंड में पाया जाएगा, पहले वाले खंड में। तो प्रथम खंड को अपन बोलते हैं मुख, तो पहला खंड होगा इसका मुख होगा। ठीक है, तो आपके पाचन तंत्र का पहला भाग होता है जिसको अपन मुख बोलते हैं और ये प्रथम खंड में ही पाया जाता है। मुख कौन से खंड में पाया जाएगा, प्रथम खंड में। कैसी संरचना होती है, तो अर्धचंद्राकार छिद्र के रूप में होगा, अर्धचंद्राकार छिद्र के रूप में होता है। इस पेरिस्टोमियम कहलाता है। पहला खंड क्या कहलाता है आपके, पेरिस्टोमियम कहलाता है। यही क्या करता है, भोजन का प्रवेश द्वार होता है, यानी कि भोजन इसी से लिया जाता है। शरीर के अंदर जो अंतर्ग्रहण की क्रिया होगी, भोजन को अंदर लेने की जो क्रिया होगी वो आपके पहले खंड में मुख के द्वारा की जाती है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अपन मुख गुहा। दूसरा भाग क्या होगा पाचन तंत्र का, मुख गुहा। आहार नाल का दूसरा भाग या पाचन तंत्र का दूसरा भाग मुख गुहा। ये मुख से शुरू होकर तीसरे खंड तक पाया जाता है, यानी कि कहां तक रहेगा ये आपके तीसरे खंड तक। पहले खंड से लेकर के तीसरे खंड तक पाया जाएगा। इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलेंगे इसको, मुख गुहा। पहले खंड में जो होगा उसे मुख बोलेंगे, दूसरे खंड से यानी कि पहले से तीसरे खंड तक होगा उसे मुख गुहा बोलेंगे। ये क्या होता है, अनुधैर्य वलय के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, अनुधैर्य वलय के रूप में। मुख गुहा क्या करता है, भोजन को अंदर ग्रहण करते समय अंदर बाहर
होता रहता है। इससे भोजन क्या होगा, ग्रसनी में पहुंच जाता है, यानी कि भोजन को आगे पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो मुख गुहा वाला भाग होता है, इसमें अनुदैर्ध्य वाले होते हैं, वो आगे पीछे होते रहते हैं, अंदर बाहर होते रहते हैं, जिससे भोजन किस में पहुंच जाएगा, आपके किस में पहुंच जाएगा, ग्रसनी में पहुंच जाएगा। तो ग्रसनी में भोजन पहुंचाने का काम मुख गुहा का होता है, भोजन को अंदर लेने का काम मुख का होता है। आहार नाल का पहला भाग मुख होगा, दूसरा भाग मुख गुहा होगा। पहले वाले भाग से भोजन को अंदर लिया जाएगा, दूसरे वाला भाग उसको भोजन को आगे ग्रसनी में पहुंचाने का काम करता है। ओके, आगे देखो ग्रसनी क्या है। ग्रसनी जो है आपके चौथे खंड में उपस्थित होगी, यानी कि आहार नाल या पाचन तंत्र के चौथे खंड को ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, इसमें संयोजी उत्तक पाए जाएंगे। कौन से उत्तक होंगे, संयोजी उत्तक। ये किसके बने होंगे, पेशी तंतुओं के बने होंगे। कैसे होंगे, पुंजनुमा होंगे। किस प्रकार के होंगे, पुंजनुमा। और ये जाल के रूप में होते हैं। किसके रूप में, जाल के रूप। इनमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिनको लार ग्रंथियां कहते हैं। ग्रसनी में पाई जाएगी आपके लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। इन लार ग्रंथियों में लार होती है, उस लार में श्लेष्मा होता है और प्रोटीन। ये श्लेष्मा और प्रोटीन को अपघटन करने वाले एंजाइम पाए जाएंगे। तो आपके जो लार ग्रंथियां पाई जाती है, ग्रसनी में जो लार ग्रंथियां होगी उसमें अपघटन एंजाइम होते हैं, यानी कि जो है आपके प्रोटीन वगैरह का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन को अपघटित करने वाले एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे पाचन की क्रिया में देखेंगे अपन, जिसमें टाइलिन वाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, देखो ग्रसिका जो होगी आपके, ग्रसिका 5वें खंड से शुरू होती है। तो पहले खंड में मुख हो गया आपके, पहले से तीसरे खंड तक आपके मुख गुहा हो गया। चौथा खंड आपका ग्रसनी है, 5 से लेकर 8वें खंड तक आपके ग्रसिका होती है। ग्रसिका जिसको बोलते हैं अपन। इसमें क्या होगा, तो ये जो है भोजन को पाचन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में भोजन का पाचन होता है, लेकिन कहाँ पर पाचन नहीं होता है, ग्रसिका में। ये केवल ग्रसनी से पेशनी को जोड़ने का काम करती है, यानी कि भोजन को पेशनी तक पहुंचाने के लिए एक क्या है, रास्ता है। ठीक है, तो ग्रसनी से भोजन को लेकर जाएगा और पेशनी तक भोजन को पहुंचा देगा। ये काम किसका होता है, ये ग्रसिका का काम होता है। तो यहाँ पर कोई भी पाचन जैसी क्रिया नहीं होती है। अगला जो भाग है उसको अपन बोलते हैं पेशनी। पेशनी कौन से खंडों में पाई जाएगी, तो ये आपके 8वें 9वें खंड में पाई जाएगी। अंडाकार होती है। कैसी होती है, अंडाकार होती है। तो पेशनी आपके अंडाकार होगी। ये पेशीय तंतुओं की बनी होगी और गांठ जैसी संरचना होती है। कैसी होती है, गांठदार संरचना होती है, जो भोजन को पीसने का काम करती है। तो पेशनी का जो काम होता है, तो पेशनी का जो कार्य होता है वो भोजन को पीसने का होता है, यानी कि भोजन को पीस करके बारीक कर दिया जाता है, जिससे कि भोजन को आसानी से पचा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका अगला भाग जो होगा पाचन तंत्र का, वो भाग है अमाशय। अमाशय जो होगा आपके 9 से 14वें खंड तक फैला हुआ रहता है। कौन से खंड तक, 9 से 14वें खंड तक फैला हुआ रहेगा, यानी कि इन खंडों को अपन क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। ये वाला खंड आपके अमाशय कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद में देखो, पेशनी के बाद में जो भाग होगा वो छोटी सक्रिय नलीनुमा भाग होगा, और ये कौन से खंडों तक पहुंचा रहेगा, 9 से 14वें खंड तक पहुंचा हुआ रहता है। 9 से 14 खंड तक जो नलीनुमा भाग होता है उसको अपन अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाशय। अमाशय के भीतरी सतह पर क्या पाए जाते हैं, कुछ वलन पाए जाते हैं, यानी कि कुछ फोल्ड होंगे। क्या होंगे, फोल्ड। ये कौन सी सतह पर पाए जाते हैं, अमाशय में पाए जाते हैं अंदर। अमाशय कैसा होता है, नलीनुमा होता है, और इसी के अंदर कुछ फोल्ड होंगे। ओके, फोल्ड कहते हैं वलन को, यानी कि मुड़ जाएगी अंदर वाली त्वचा या भित्ति, क्या होगी, मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं वलन। ठीक है, इकट्ठी हो जाती है, उसको वलन बोलते हैं। इसकी भित्ति में क्या पाए जाते हैं, कैल्सिफेरस ग्रंथियां। अमाशय की भित्ति पर क्या पाई जाती है, कैल्सिफेरस ग्रंथियां पाई जाती है। ये वलन पर पाई जाएगी। अमाशय में जो अंदर की सतह है वो वलन में बदल गई, वलन वाली जो भित्ति होगी वहां पर कैल्सिफेरस ग्रंथियां पाई जाएगी, और ये कैल्सिफेरस ग्रंथियां ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करती है। ह्यूमिक अम्ल जो होगा, ये कार्बनिक पदार्थों में जो ह्यूमिक अम्ल होता है, कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से बनने वाले ह्यूमिक अम्ल को क्या करेगा, ये उदासीन करने का काम करता है। क्योंकि ये क्या करता है, इसका भोजन क्या है, केंचुए का भोजन होता है कार्बनिक पदार्थ और मिट्टी, और कार्बनिक पदार्थ और मिट्टी, कार्बनिक और पदार्थ व मिट्टी दोनों में ही क्या पाया जाता है, ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ इसका भोजन है, मिट्टी इसका भोजन है, तो इनमें ही ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। तो ये ह्यूमिक अम्ल इनमें पाया जाता है, जिसको भोजन के रूप में खाते हैं। तो पचाने के समय यानी कि अमाशय में क्या पाया जाएगा, कैल्सिफेरस ग्रंथियां, और कैल्सिफेरस ग्रंथियों से जो स्त्राव होता है वही क्या करता है, ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करता है। आंत्र वाला भाग जो होगा, अमाशय के बाद वाले भाग को क्या बोलते हैं, आंत्र बोलते हैं। ये अमाशय से चौड़ी नलिका के रूप में होगा। देखो, अमाशय सक्रिय नलिका है, आंत्र चौड़ी नलिका है। अमाशय कैसा है, सक्रिय नलिका के रूप में, और 14वें खंड तक फैला रहेगा। आंत्र जो है आपके 15वें खंड से शुरू होगी और अंतिम खंड तक फैली हुई रहती है, अंतिम खंड गुदा तक, यानी कि आपका ये अंतिम भाग है। अंतिम भाग है, यानी कि अगर पूरे आहार नाल को देखें तो गुदा पर जाकर के आहार नाल खत्म होती है, तो उससे पहले वाला जो अंतिम भाग है वो आंत्र है। आंत्र ही सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, 15वें खंड से शुरू होगा और 120वें खंड तक फैला हुआ रहता है। कैसा होता है, चौड़ी नलिका के रूप में होता है। आंत्र किस रूप में होगा, चौड़ी नलिका के रूप में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं।
आंत्र जो होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। आंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखो आंत्र का जो पहला भाग होता है उसको अपन बोलते हैं पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र। ये क्या है? प्री टिफ्लोसोलर रीजन है, यानी कि इसको पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र कहते हैं। ये कहां से कहां तक होगा? तो ये 15वें खंड से लेकर 26वें खंड तक होता है। तो 15 से 26वें खंड में पाए जाने वाले आंत्र के भाग को क्या बोलेंगे? पूर्व टिफ्लोसोल क्षेत्र बोलते हैं। 15 से 26वें खंड तक, 14वें खंड तक तो क्या था आपके 9 से 14 खंड तक पाया जाता है अमाशय। उसके बाद आंत्र शुरू होता है, तो आंत्र का पहला भाग 15वें खंड से शुरू होता है और 15 से 26वें खंड तक पाया जाएगा। इसे बोलते हैं अपन पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र। इसमें क्या होती है? आंतरिक भित्ति में छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं, जो किसमें सहायक होते हैं? भोजन का अवशोषण करेंगे। किसमें सहायक होंगे? भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखो आपके 26वां खंड, 26वें खंड पर एक पले शंकु उभार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शंकु उभार पाया जाता है। एक जोड़ी क्या होगा? शंकु उभार पाए जाते हैं और इन्हें ही हम आंत्रशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम आंत्रशिका बोलते हैं। तो आंत्रशिका आपके 26वें खंड में पाई जाती है और ये शंकु उभार होता है, ये 23वें खंड तक आगे की तरफ होगा। ठीक है, तो 26वें खंड से शुरू होता है और 23वें खंड तक ये आ जाता है। ठीक है, तो देखो इसका आगे वाला सिरा 23वें खंड तक आ जाता है, तो यहाँ तक ये फैला हुआ रहता है। 22वें 23वें खंड तक ये फैला रहता है। 26वें खंड से शुरू होगा और जो है आगे वाले 22-23वें खंड तक ये आ जाता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? आंत्रशिका बोलते हैं। तो आंत्रशिका आपके 26वें खंड यानी कि पूर्व टिप्लोसोलर के अंतिम खंड से शुरू होकर के 22-23वें खंड तक फैली हुई रहती है। आगे बात समझ में? आगे देखो टिप्लोसोलर क्षेत्र यानी कि आंत्र का जो मध्य वाला दूसरा वाला भाग है उसको अपन टिप्लोसोलर क्षेत्र बोलते हैं। टिप्लोसोलर क्षेत्र जो है आपके 27वें खंड से शुरू होता है और अंतिम 23 से 25 खंडों तक पाया जाता है। यानी कि लास्ट के अगर हम जो है 23 से 25 खंड छोड़ दे तो बाकी सभी खंडों में क्या होगा? टिप्लोसोलर क्षेत्र होगा। यानी कि ये 27वें खंड से 26 तक तो आपके पाया जाता है पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र, 26 के बाद शुरू होगा आपके टिप्लोसोलर क्षेत्र और टिप्लोसोलर क्षेत्र आपके अंतिम 23 से 25 खंडों तक पाया जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? आंत्रवलय या टिप्लोसोल कहते हैं। कौन से खंडों को? 27 से अंतिम 23 से 25 खंडों को अपन क्या बोलेंगे? आंत्रवलन या टिप्लोसोल बोलते हैं। इसमें रसांकुर बड़े आकार के होंगे। आपके पूर्व टिप्लोसोलर में भी रसांकुर थे जो भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं, यहाँ पर बड़े आकार के होंगे। आकार में क्या होंगे? रसांकुर बड़े होंगे, जिससे भोजन का अवशोषण की सतह क्या होगी? बढ़ जाएगी, अवशोषण ज्यादा होगा। तो टिप्लोसोलर वाले भाग में क्या होता है? रसांकुरों का आकार बड़ा होने से भोजन का अवशोषण भी क्या होता है? अधिक होता है। भोजन का अवशोषण अधिक होता है। फर्स्ट टिप्लोसोलर क्षेत्र पहला भाग हो गया आपके पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र, दूसरा भाग हो गया आपके टिप्लोसोलर क्षेत्र, तीसरा भाग हो गया आपके पश्च टिप्लोसोलर क्षेत्र। ये आंत्र के 3 भाग है। ठीक है, ये जो पश्च टिप्लोसोलर क्षेत्र है वो अंतिम 23 से 25 खंडों में पाया जाएगा। कौन से खंडों में होगा? जो लास्ट के बचे हुए 23 से 25 खंडों में फैला हुआ रहेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? पश्च टिप्लोसोलर क्षेत्र को हम मलाशय के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? मलाशय कहा जाएगा। इसकी भित्तियां क्या होती है? पतली होती है और इसमें जो है टिप्लोसोल नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें बड़े बड़े रसांकुर वाला टिप्लोसोल नहीं पाया जाता है। ये जो है आपके गुदा के द्वारा बाहर खुलता है, शरीर से बाहर, यानी कि जो है आपके पश्च टिप्लोसोलर का अंतिम खंड आपके गुदा होता है और इसी से बाहर खुला जाता है। पश्च टिप्लोसोलर को मलाशय कहते हैं, मलाशय का अंतिम खंड गुदा कहलाता है और उसी गुदा से ये शरीर के बाहर खुलता है। पश्च टिप्लोसोलर आहार नाल के रूप में बाहर। टिप्लोसोल क्षेत्र का अंतिम खंड क्या कहलाता है? गुदा। गुदा जो होता है, गुदा जो है आपके आहार नाल का भी अंतिम खंड है और पश्च टिप्लोसोल का भी अंतिम खंड कहलाता है। गुदा जिसको हम मलद्वार भी कहते हैं, ये शरीर के आखिरी खंड में होता है। आखिरी खंड के भी अंतिम छोर पर पाया जाता है, तो ये छिद्र के रूप में होता है और शरीर से बाहर खुलता है। गुदा को ही हम क्या कहते हैं? मलद्वार कहते हैं। ये शरीर के आखिरी खंड में होता है। पश्च टिप्लोसोल का भी अंतिम खंड होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे भोजन का जो भोजन का पाचन हुआ है या अपचित भोजन है वो मिट्टी के कण के रूप में या छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और इसी को अपन कहते हैं वर्मी कास्ट। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? वर्मी कास्ट के नाम से जानते हैं। जब भी वर्मी कास्ट यानी कि ये जो छोटे छोटे मिट्टी की गोलियों के रूप में जो मल त्याग किया जाता है, उस क्रिया को हम कहते हैं वर्मी कास्टिंग। इसको कहा जाता है वर्मी कास्टिंग, यानी कि वर्मी कास्ट को त्यागने की क्रिया क्या कहलाएगी? आपके वर्मी कास्टिंग कहलाएगी। ओके, आगे देखो। इसके अलावा देखो पाचन तंत्र को पूरे को एक साथ अपन देख लेते हैं। सबसे पहला खंड जो है आपके पाचन तंत्र को पूरा आहार नाल के रूप में अपन जानते हैं। पूरा पाचन तंत्र आपके आहार नाल के रूप में है। आहार नाल इसको कहेंगे अपन, पाचन तंत्र है पूरा आहार नाल के रूप में। और आहार नाल के कुछ भाग होते हैं, जैसे मुख होगा, मुख गुहा होगा, ग्रसनी होगी, ग्रास नली को ग्रसिका कहते हैं, गिजाड़ मतलब पेशनी होता है, पेटमाशय होता है, आंत्र होगा और गुदा होगा। ये मुख्य 8 भाग होते हैं। ठीक है, पहला जो खंड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? मुख बोलेंगे। पहला खंड होता है आपके
जिसको अपन मुख बोलते हैं। दूसरे खंड से लेकर तीसरे खंड तक, यानी कि पहले से तीसरे खंड तक जो होता है आपका, उसको अपन मुख गुहा बोलते हैं। ये मुख गुहा है। इसके अलावा जो आपके इसके बाद वाला जो चौथा खंड है, चौथे खंड को अपन बोलते हैं ग्रसनी। ये आपके ग्रसनी वाला भाग है। इसके बाद में जो आपके चौथे खंड के बाद के जो भाग है, जिसको अपन 5 से 7 खंड कहते हैं, ये चौथा खंड है आपके, तो 5 से 7 खंड वाला जो है वो आपके ग्रसिका है, इसको हम कहते हैं ग्रसिका। ठीक है। इसके बाद में पेशनी होगा। 8वां 9वां खंड क्या कहलाता है? 8 से 9 खंड कहलाता है पेशनी। इसके बाद आपके अमास्य आ जाता है। तो 10 से लेकर 14 खंड को अपन बोलते हैं अमास्य। ये आप अमास्य होगा, अमास्य। ठीक है, इसको अपन अमास्य बोलते हैं, अमास्य होता है। ओके। इसके बाद में अमास्य जो होता है ऐसा सकरा भाग होता है, ये अमास्य है, अमास्य इसको कहेंगे। ये पेशनी है, पेशनी ऐसा होता है। ठीक है, तो पेशनी होगा, ऐसा अंडाकार भाग होता है। इसके अलावा ये ग्रसिका वाला भाग होता है और ये ग्रसनी वाला भाग होता है। ये मुख मुख गुहा होता है। पहले खंड को ही अपन मुख कहते हैं। भोजन मुख और मुख गुहा से अंदर लिया जाता है। भोजन को ग्रसनी में भेजा जाता है, जहाँ लार ग्रंथियों से पाचक एंजाइम मिला दिए जाते हैं, जैसे म्यूसिन वगैरह। ठीक है। इसके बाद भोजन को भेजा जाएगा पेशनी में। पेशनी में भोजन को पीस दिया जाता है। भोजन को पीसने के बाद में भोजन चला जाता है अमाशय में। अमाशय में इसको उदासीन किया जाता है, ह्यूमिक अम्ल वगैरह को उदासीन किया जाता है। उसके बाद ये जो है एक चौड़े जो है नलिका में चला जाता है, जिसको अपन बोलते हैं आंत्र बोलते हैं। ये आंत्र के भी 3 भाग होते हैं। आंत्र का जो पहला भाग होता है उसको पूर्व टिप्लोसोल बोलते हैं, पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र बोलते हैं। फर्स्ट जो भाग होगा उसको बोलेंगे पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र, टिप्लोसोलर क्षेत्र बोलते हैं। जो आंत्र का मध्य भाग होता है उसे हम टिप्लोसोल क्षेत्र बोलते हैं। तो मेन टिप्लोसोल क्षेत्र होगा, मेन टिप्लोसोल क्षेत्र। ठीक है। टिप्लोसोल क्षेत्र ही आंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। पूर्व टिप्लोसोल क्षेत्र तो आपके क्या होगा 15 से लेकर के यानी कि 14 तक आपके अमास्य होगा और 15 से लेकर के 26वें खंड तक पाया जाता है। टिप्लोसोल क्षेत्र जो है आपके 27वें खंड से अंतिम 23 से 25 खंडों तक पाया जाता है। और लास्ट में जो बचे आपके 23 से 25 खंड वो क्या कहलाते हैं? उसे अपन बोलते हैं पश्च टिप्लोसोल क्षेत्र। और पश्च टिप्लोसोल क्षेत्र का अंतिम खंड जो है वो गुदा कहलाता है, यानी कि शरीर का भी अंतिम खंड है और आपके आहार नाल का भी अंतिम खंड है, यानी कि पाचन तंत्र का भी अंतिम खंड है। यहां तक कि पश्च टिप्लोसोल का भी अंतिम खंड क्या कहलाता है? अंतिम खंड या भाग, जिसको अपन गुदा कहते हैं। ओके। आगे समझते हैं पाचन क्रिया कैसे होती है। तो पाचन क्रिया को समझते हैं। केचुए में जो पाचन तंत्र होगा उसमें होने वाली पाचन क्रिया को समझते हैं। सबसे पहले जो मिट्टी के कणों को या जो है कार्बनिक पदार्थ है उनको भोजन के रूप में लिया जाता है। ये सभी कार्बनिक पदार्थ और मिट्टी को ये भोजन के रूप में लेता है। मुख और मुख गुहा से शरीर के अंदर लिया जाता है और भोजन को जो है मुख गुहा के द्वारा अंदर लेने के बाद ग्रसनी में पहुंचा दिया जाता है। तो ग्रसनी में भोजन पहुंच जाता है। ग्रसनी में लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियों से म्यूसिन भोजन को नम बनाता है और प्रोटीएस एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ये एंजाइम मिला दिए जाते हैं। म्यूसिन व प्रोटीएस एंजाइम इसमें मिला दिया जाता है, जो कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। इनसे भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। तो भोजन का पाचन ग्रसनी से शुरू हो जाता है। इन दोनों एंजाइमों का स्त्रवण होता है लार ग्रंथि से। लार ग्रंथियां जो पाई जाती है आपके ग्रसनी में पाई जाती है। भोजन जो है इसके बाद ग्रसिका से होता हुआ जाता है। भोजन जो है इसके बाद किससे जाएगा? ग्रसिका से भोजन पेशनी में पहुंचता है। पेशनी से ये भोजन जो है बारीक करने के बाद, यानी कि पेशनी में भोजन को पीस दिया जाता है। भोजन पेशनी में पिस जाता है। पीसने के बाद में इसको क्या कर दिया जाता है? पीसने के बाद में इसको आंत्र में अमाशय में भेज दिया जाता है। पेशनी से भोजन किस में चला जाएगा? अमाशय में चला जाएगा। अमाशय में जाने के बाद में भोजन का क्या होगा? पाचन व अवशोषण शुरू होता है। ठीक है। देखो भोजन जो है अमाशय में पहुंच जाएगा। अमाशय की भित्ति पर कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती है। यही कैल्सीफेरस ग्रंथियां ह्यूमिक अम्ल को क्या करती है? उदासीन करने का काम करती है। तो कैल्सीफेरस ग्रंथियों से क्षारीय स्त्राव होता है, जो ह्यूमिक अम्ल को क्या करता है? उदासीन करता है। ये अम्ल है तो ये क्षारीय स्त्राव करता है और वो क्षारीय स्त्राव क्या करेगा? ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देगा। ठीक है। तो पाचन अमाशय में जाने के बाद भोजन कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। इस भोजन को अब अमाशय से किस में भेज दिया जाता है? आंत्र में भेज दिया जाता है। आंत्र में भी कुछ पाचक रस होते हैं। आंत्र भित्ति से जो स्त्रावित होने वाले पाचक रस होते हैं उनमें कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया। ये सभी एंजाइम पाचक रस के रूप में होते हैं और ये पाचन करते हैं वसा का, प्रोटीन का, स्टार्च का। तो ये वसा, प्रोटीन और स्टार्च का पाचन करते हैं। इस प्रकार से केंचुए की पाचन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है। मुख से किसमें भोजन जो है? मुख से मुख गुहा में जाएगा। मुख से मुख गुहा में भोजन को भेज दिया जाता है। मुख गुहा से इसे ग्रसनी में भेज दिया जाता है। ग्रसनी से भोजन ग्रसिका में चला जाता है। ग्रसिका से भोजन को अमाशय में भेज दिया जाता है। अमाशय में भोजन को भेज दिया जाता है। अमाशय से यह भोजन आंत्र में चला जाता है।
आंत्र में भोजन जाने पहुंचने के बाद में इसका क्या होगा, पाचन अवशोषण होता है और आंत्र के अंतिम खंड यानी कि गुदा द्वारा मल को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भोजन क्या करेगा, भोजन इसमें प्रवेश करता है मुख और मुख गुहा से, ग्रसनी में उसमें लार मिलाई जाती है यानी कि लार ग्रंथियों से एंजाइम मिलाए जाते हैं, लार ग्रंथियों से एंजाइम इसमें मिला दिए जाते हैं। इसके बाद भोजन ग्रसिका से पेशनी में पहुंचता है, पेशनी से अमाशय में, पेशनी में भोजन को बारीक पीस दिया जाता है, पेशनी में भोजन को क्या कर दिया जाता है, महीन बारीक पीस करके बारीक कर दिया जाता है। पेशनी के बाद में भोजन चला जाता है अमाशय में, अमाशय से इसको अवशोषण के लिए आंत्र में भेज दिया जाता है, आंत्र से भोजन पाचन और अवशोषण होने के बाद में मल के रूप में गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि शरीर के बाहर खुलने वाला रंध्र होता है या छिद्र या भाग होता है शरीर का। ओके, गुदा। अब देखते हैं हम केचुए का कृषि में क्या महत्व है या फिर जो है आर्थिक महत्व समझते हैं। केचुए का आर्थिक महत्व किधर कहाँ कहाँ काम आता है, यानी कि केचुए का किधर किधर हम उपयोग कर सकते हैं, कहाँ पर इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखो, प्रलोभन या भोजन के रूप में, प्रलोभन या भोजन के रूप में विश्व भर में केचुओं को जो है यानी कि मछलियों को पकड़ने के लिए भी काम में लिया जाता है, यानी कि मछलियों को पकड़ने के लिए जो लालच दिया जाता है प्रलोभक भोजन के रूप में, वो क्या है, केचुए हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, इसके साथ ही बहुत सारे जीव जंतुओं का ये भोजन के रूप में होता है, जैसे कि मछलियों का भोजन है, पक्षियों का भोजन है, मेंढक का भोजन है, चुचुंदर जो होते हैं वो भी इसे भोजन के रूप में खाते हैं, छिपकलियां इसे भोजन के रूप में खाती है, छोटे मोटे सांप कण खजूरे वगैरह इसको अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रकार से केचुआ क्या करता है, प्रकृति में दूसरों का भोजन बनकर पारिस्थितिकी पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है, यानी कि ये दूसरे जीवों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। दूसरा जो लाभ है वो जैविक खाद के निर्माण में भी केचुए का उपयोग होता है, भोजन के निर्माण में केचुए का उपयोग हो रहा है, और इसके अलावा जैविक खाद में भी केचुए का उपयोग किया जाता है। जैविक खाद तैयार करने में, यानी कि जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, तो केचुए से जो खाद तैयार की जाएगी उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो वर्मी जो कंपोस्ट होगा, वर्मी कंपोस्ट भी किससे तैयार किया जाता है, केचुए से, और यही वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद के रूप में होता है। तो केचुए से जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट बनता है, जिससे कि मिट्टी में भी क्या होता है, मृदा उर्वरकता वगैरह बढ़ती है या मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, अब किसान को लाभ होता है, इससे मृदा की उर्वरकता शक्ति बढ़ती है, तो किसान को लाभ होता है, इसलिए केचुए को क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। जैविक खाद बनाने के लिए राजस्थान के लिए जो है सबसे उपयुक्त प्रजाति है, जिसको अपन बोलते हैं आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा बोलते हैं। ये आइसिनिया फोइटिडा जो प्रजाति है केचुए की, वो राजस्थान की जलवायु में जैविक खाद वगैरह तैयार करने या वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, केचुए के जो उदर भाग होता है, यानी कि जो पाचन तंत्र आहार नाल होती है, अमाशय के बाद वाले जो भाग होते हैं, तो उस भाग से जो पाचक रस स्त्रावित होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों और मृदा में मिल जाते हैं, जिससे कि खनिज पदार्थों और पौधों के लिए क्या हो जाएंगे, यानी पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये पाचक रस जो है मृदा उर्वरकता को बढ़ाने में उपयोगी होते हैं और पौधों के लिए इनसे पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि जैविक खादों वगैरह से क्या होगा, खनिज पदार्थ वगैरह, कार्बनिक पदार्थ वगैरह मिलेंगे, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। इसके अलावा केचुए का उपयोग जो है मृदा सुधारक के रूप में भी किया जाता है। केचुए भोजन की तलाश में क्या करते हैं, मृदा में बिल बनाते हैं, तो मिट्टी को खोदते हैं, हल्का बनाते हैं, जिससे वायु संचार बढ़ जाता है, रंध्रावकाश बढ़ जाता है, तो वायु संचार और रंध्रावकाश वगैरह बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, साथ ही साथ इससे जल मृदा में जो है जल निकास अच्छा हो जाता है और जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है, यानी कि जल भी भरा हुआ नहीं रहता और वर्षा के जल को भी मिट्टी में अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि आसानी से जल क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। ये भी इससे लाभ होता है। अब देखते हैं हम केचुए से कौन कौन सी हानियां होती है ना। केचुए, सभी केचुए लाभदायक नहीं होते हैं। भारत में लगभग केचुए के 700 प्रजातियां पाई जाती है। उन 700 प्रजातियों में लगभग 293 प्रजातियां जो है वो लाभदायक है, बाकी जो प्रजातियां है वो क्या है, हानिकारक है। ये लाभदायक प्रजातियों में आती है, बाकी जो प्रजातियां हैं वो हानिकारक प्रजातियां हैं। ठीक है, तो केचुए में ये जो लाभदायक प्रजातियां हैं, इसके अतिरिक्त जो प्रजातियां हैं वो फसलों को भी हानि पहुंचाती है, यानी कि फसल में या किसान को उनसे हानि होती है। जैसे समझ सकते हैं अपन, मृदा में रंध्रावकाश अगर अधिक हो जाता है या केचुए की कोई सी भी जाति जो मृदा में बिल बनाकर रंध्रावकाश को बढ़ाती है, तो उससे क्या होगा, मृदा जल का निशमदन की जो दर होगी वो ज्यादा होगी, यानी कि पानी जो है उसकी ज्यादा हानि हो जाती है। पानी सारा नीचे चला जाता है, जमीन के अंदर ज्यादा चला जाता है भूमिगत जल के रूप में, तो सारा जल क्या होगा, मृदा में ऊपरी सतह पर नमी नहीं रहेगी और सभी जल जो है निशमदन होकर के नीचे चला जाएगा इनफिल्ट्रेशन से। मृदा अगर मान लो ज्यादा अधिक ढलान वाली है तो उसका मृदा कटाव ज्यादा होने लग जाएगा, मृदा का अपरदन ज्यादा होने लग जाएगा, क्योंकि केचुओं ने क्या कर दिया, उसको हल्का बना दिया। हल्का बनाने से मृदा कण दूर दूर हट जाते हैं और जल के बहाव के साथ में उसका मृदा कटाव हो जाता है। केचुए जो है परजीवियों के लिए संचरण का भी काम करते हैं, यानी कि उनको आगे पहुंचाने का, आगे फैलाने का भी काम करते हैं। तो केचुए परजीवियों को आगे फैलाते हैं और साथ ही साथ ये मध्यम परपोषी के रूप में होते हैं, यानी कि केचुए इनको जो है केचुओं को बाकी परजीवी क्या करते हैं, मध्यम परपोषी के रूप में उपयोग करते हैं और आगे दूसरे
परपोषियों में पहुंच जाते हैं, जैसे कि फीताकृमि, जैसे कि चूजों का टेपवर्म, जैसे सिनोगेमस, इसके अलावा सुअरों के फुफ्फुसों का नेमेटोड, ये सब जो है परजीवी है। इन परजीवियों के लिए संचरण का काम करता है केचुआ, तो इससे रोग बीमारियां वगैरह भी फैलती है। देखो केचुआ की कुछ जातियां हैं जो पौधों के लिए भी खतरनाक है। पौधों के लिए इसलिए हानिकारक है क्योंकि उनसे फसलों को नुकसान हो जाता है। जैसे हम पहली प्रजाति की बात करें तो मालाबार में पाई जाती है मालाबारिया पेडुडिकोला, ठीक है। तो मालाबारिया पेडुडिकोला जो प्रजाति है, इसके अलावा एफेनेस्कस ओराइजीवोरस जो प्रजाति है, ये केचुए की ऐसी 2 प्रजातियां हैं जो धान की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, तो इससे धान की फसल प्रभावित होती है। तो ये केचुए की जो प्रजातियां हैं ये धान की फसल को क्या करेगी, नुकसान पहुंचाती है। तो धान की जड़ें वगैरह खराब कर देती है, उनको काट देती है, तो उससे क्या हो जाता है, फसल खराब हो जाती है। कोयम्बटूर, अगली जो प्रजाति है कोयम्बटूर में फेरेटिमा एलानगेटा, कोयम्बटूर में पाए जाने वाली प्रजाति है फेरेटिमा एलानगेटा। दक्षिणी भारत के अनामलाई के पहाड़ियों में इलायची के जो पौधे होते हैं उनके तनों को पेरियोनिक्स की एक प्रजाति क्षति पहुंचाती है, ठीक है। तो ये सब जो है प्रजातियां हैं जो कि फसलों को भी हानि पहुंचाती है।